गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, किरोसा नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वीडियो की इस अगली कड़ी के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक है अपना BLS जिसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसके ऊपर हर एग्जाम में मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं। एम्स का हो, वो RRB का हो या ESIC का हो या CHO का हो, तो ये जो टॉपिक है आज के जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो है, मैंने बताया है, वो है BLS। क्या है? BLS का पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं। BLS का मीन्स होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। इट मीन्स कि ऐसा मेडिकल केयर देना जैसे कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हुआ हो या कोई बहुत ही बड़ा ट्रॉमा हुआ हो, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उस दौरान उनको जो अपन मेडिकल केयर या जो सपोर्ट अपन प्रोवाइड करते हैं उस केयर को बोलेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट। जैसे कि कोई पेशेंट अरेस्ट में जा रहा है, उस दौरान आपने जो ट्रीट किया है उसको, आपने उसके अंदर उसका एयरवे मैनेजमेंट दिया है, उसको ब्रीथिंग दी है, उसका सर्कुलेशन इंप्रूव किया है, तो जो मेडिकल केयर आप उसके अंदर दोगे उस चीज को, उस सभी जो कंसिस्ट होता है उस बेसिक लाइफ सपोर्ट उसको बोलेंगे अपन। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक लाइफ सपोर्ट इंक्लूड्स। क्वेश्चन पूछा गया है बेसिक जो लाइफ सपोर्ट होता है उसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होगी। ऑप्शन ए सर्कुलेशन, ऑप्शन बी ब्रीथिंग, ऑप्शन सी एयरवे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबो। तो मैंने अभी बताया था जस्ट इसके इंट्रोडक्शन में कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है वो कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई मल्टीपल ट्रॉमा हुआ है या कोई इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है या कोई इंजरी हुई है, तो उसके अंदर जो मेडिकल केयर देंगे तो उसमें क्या क्या आप मैनेज करोगे। तो क्वेश्चन नहीं अपना है, वही पूछ रहा है हमें कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा। तो उसमें सर्कुलेशन होगा, ब्रीथिंग होगा, एयरवे होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए ऑल ऑफ एबो। ऑल ऑफ एबो में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ लीस्ट ब्लड प्रेशर इज फाउंड इन। लीस्ट का मीन्स होता है सबसे कम सबसे कम ब्लड प्रेशर किसमें आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है अरोटा, ऑप्शन बी है कैपिलरी, ऑप्शन सी है वेन और ऑप्शन डी है वेना केवा। तो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा डायमीटर किसका है। जिसका डायमीटर ज्यादा होगा वहां का ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डायमीटर आपको देखने को मिलेगा वेना केवा के अंदर। वेना केवा का डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से वहां का ब्लड प्रेशर है जो सबसे कम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेना केवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वेना केवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वार्निंग साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या वार्निंग साइन और सिम्टम क्या हो सकते हैं। जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होगा तो उसके अंदर आपको पहले से ही कैसे पता चल जाएगा कि वो हार्ट अटैक के साइन या सिम्टम हो सकते हैं। तो हार्ट अटैक के अंदर ऑप्शन ए चेस्ट पेन, ऑप्शन बी कंफ्यूजन, ऑप्शन सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबो। तो हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसके दौरान आपका जो कार्डियक आउटपुट होगा, जो कि हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो कम काम करेगा, या फिर उसका जो आर्टरीज होती है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपको कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से कंफ्यूजन होगा, उसको चक्कर आने लगेंगे, डिजीनेस होगा, और उसकी वजह से अगर सैचुरेशन भी डाउन होगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों ही ऑप्शन है जो हार्ट अटैक के वार्निंग साइन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबो। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबो। तो आपको चेस्ट पेन, कंफ्यूजन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है CPR इंक्लूड। यहां पे सबसे पहले तो आपको CPR का फुल फॉर्म आनी चाहिए। CPR का मीन्स क्या है? CPR का मीन्स है कार्डियो
पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मीन्स ये है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसमें ब्रीथिंग नहीं हो रही है या फिर उसके अंदर पल्स नहीं है, तो अपन उसको चेस्ट कंप्रेशन देके हार्ट को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं आप सीपीआर। तो सीपीआर का उसने पूछा है कि ए इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया है साइकिल फर्स्ट के अंदर 30:2 का रेशियो, मतलब 30 कंप्रेशन देना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। ऑप्शन बी में आपका 60:2, ऑप्शन सी के अंदर है 30:3 का रेशियो, ऑप्शन डी में है 60:3 का रेशियो। तो इसमें क्या है, सीपीआर अपन अगर देंगे, सीपीआर का मीन्स आप जो कंप्रेशन देंगे उसकी रेट का क्वेश्चन इसने पूछा है। तो एडल्ट के अंदर हमेशा 30:2 का रेशियो रखेंगे। 30 कंप्रेशन देंगे और 2 आपका रेस्क्यू ब्रीथ हो जाएगा, रेस्क्यू ब्रीथ देंगे वो हो जाएगी 2। तो ये आपको याद रखना है कि जो आप कंप्रेशन देंगे वो रेशियो कितना होना चाहिए, 30:2 एडल्ट के अंदर। इसमें भी अलग अलग टाइप है। 1 रेस्क्यूअर है तो एडल्ट के अंदर तो दोनों सेम ही है, चाहे वो 1 रेस्क्यूअर हो, जैसे कि एक जना अगर वो कंप्रेशन दे रहा है तो भी आपका रेशियो है जो 30:2 होना चाहिए, और अगर 2 जने हैं तो भी 30:2 होना चाहिए। और चिल्ड्रन के अंदर वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें अगर 1 रेस्क्यूअर है तो रेशियो हो जाएगा 30:2, और अगर 2 जने अगर ब्रीथिंग दे रहे हैं या कार्डियक सपोर्ट दे रहे हैं तो वो हो जाएगा 15:2। लेकिन आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेजेस ऑफ शॉक इंक्लूड, शॉक की कौन कौन सी स्टेजेस होती है। ऑप्शन ए इनिशियल एंड कंपनसेटरी स्टेज, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव स्टेज, ऑप्शन सी इरिवर्सिबल स्टेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबोव। तो शॉक एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जो कि अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है। बॉडी के अंदर जो टिश्यू परफ्यूजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है। उसमें शॉक के डिफरेंट टाइप से होते हैं, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, कंपनसेटरी शॉक हो गया। तो इसमें क्या होता है, उनकी अलग अलग स्टेजेस के बारे में पूछा है। तो कौन कौन सी स्टेजेस होती है, तो ऑप्शन ए में था इनिशियली एंड कंपनसेटरी स्टेज। ये शॉक की फर्स्ट स्टेज होती है जो कि इनिशियली होती है, जिसके अंदर आपको टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। फिर प्रोग्रेसिव स्टेज होगी, और एक स्टेज ऐसी होती है जिसके अंदर की रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी। तो ये सब तीनों ही शॉक की स्टेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबोव, क्योंकि ये तीनों ही शॉक की स्टेजेस में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन विच बॉडी साउंड आर लिसन बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। एक प्रकार का फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि आपने बॉडी के साउंड को लिसन किया है बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। आपने स्टेथोस्कोप होता है जिसके द्वारा आपने बॉडी के साउंड सुनने के लिए जो फिजिकल एग्जामिनेशन का जो मेथड है उसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए है पाल्पेशन, ऑप्शन बी अस्कल्टेशन, ऑप्शन सी परकशन, ऑप्शन डी है मैनिपुलेशन। पाल्पेशन में अपन हैंड से कोई भी ऑर्गन को अपन पाल्पेट करते हैं तो उसको बोलेंगे पाल्पेशन। ऑस्कल्टेशन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टेथोस्कोप से जो भी आप साउंड सुनोगे उसको अपन बोलेंगे ऑस्कल्टेशन। क्या बोलेंगे, ऑस्कल्टेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। परकशन के अंदर आप किसी को अपनी फिंगर को ऐसे रख के ऐसे टैपिंग करके उसमें देखते हैं कि उसके कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है या क्या है, तो वो आ जाएगा आपका परकशन के अंदर। और मैनिपुलेशन में आप उसको मैनिपुलेट करके आप देखोगे तो वो कहलाएगा आपका मैनिपुलेशन मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑस्कल्टेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेस्पिरेटरी रेट ऑफ हेल्थी पर्सन। एक हेल्थी पर्सन के अंदर रेस्पिरेशन की रेट क्या होगी? नॉर्मली जो हेल्थी पर्सन है उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी? तो ऑप्शन ए में है 5:10 पर मिनट, ऑप्शन बी में 10 to 15 पर मिनट, ऑप्शन सी में 15 to 20 पर मिनट, ऑप्शन डी में है 20 to 30 पर मिनट। अब इसमें आपको रेस्पिरेशन रेट बतानी है जो कि हेल्थी पर्सन का है, तो वो नॉर्मली 16 से 20 होता है। 16 से 20 या 15 से 20 भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तो 15 से 20 है जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, 15 to 20 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड। ब्रीथिंग का सीजेशन मीन्स थोड़ी देर के लिए है, सीज हो जाना या रुक जाना शॉर्ट टाइम के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन ए ऑर्थोपनिया, ऑप्शन बी डिस्निया, ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन डी है आपका ब्रेडिपनिया। तो मैं इन चारों की मीनिंग बता देता हूं। ऑर्थोपनिया का मीन्स है बैठी हुई अवस्था में ही उसको सांस ले सकता है। जो भी मतलब कोई पेशेंट है तो उसको अगर सिटिंग पोजीशन देंगे तभी उसको वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होगी। डिस्निया का मीन्स होता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी। एपनिया का मीन्स है वही सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग। और ब्रेडिपनिया का मीन्स है कि जो आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल से थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे ब्रेडिपनिया। आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाएगी, 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाएगी, उसको ब्रेडिपनिया बोलेंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी एपनिया। एपनिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 10 ब्रीथ्स पर मिनट इज टर्म्ड एज। अभी मैंने इसी क्वेश्चन में बताया था आपको। तो टेकिपनिया का मीन्स हो जाएगा आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 22 से एबो है या 20 से एबो है, तो उसको अपन टेकिपनिया बोलेंगे। ब्रेडिकार्डिया मीन्स आपकी पल्स रेट है जो 60 से बिलो है, उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। ऑप्शन सी में ब्रेडिपनिया ही इसका करेक्ट आंसर है। अभी मैंने इस क्वेश्चन में बताया था आपको। तो ब्रेडिपनिया होता है जो कि नॉर्मली जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो 10 से अगर बिलो हो जाती है या लेस हो जाती है तो उसको अपन ब्रेडिपनिया बोलेंगे। और एपनिया अभी मैंने बताया था कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर रेस्पिरेशन आपका सीज हो जाता है तो उसको आप बोलेंगे एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग टेकिंग बीपी एट अपर आर्म चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप विल पुट ऑन विच आर्टरी। अपन जो बीपी मेजर करते हैं, बीपी मेजर के दौरान जो अपन आर्म पे चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप, चेस्ट पीस रखते हैं जो स्टेथोस्कोप का, वो कौन सी आर्टरी पे रखते हैं? अपन जो एंटीक्यूबेटल फोसा होती है वहां पे अपन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वो उस आर्टरी का उन्होंने डायरेक्टली नाम पूछा है। तो ऑप्शन ए है एक्सिलरी, ऑप्शन बी ब्रेकियल, ऑप्शन सी रेडियल, ऑप्शन डी है अल्ना। तो जो एंटीक्यूबेटल फोसा के अंदर जो आर्टरी होगी उसका नाम होता है ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी होती है? ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर अपन ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, या आपका जो स्टेथोस्कोप रखते हैं वो आर्टरी कौन सी है? वो ब्रेकियल आर्टरी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है इसका ब्रेकियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पल्स रेट इज मोर देन 100 इज कंडीशन ऑफ। ये जनरली नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछ सकते हैं। तो इसमें आपका देखना है ऑप्शन ए टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपरएपनिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया। तो मैंने बताया था एक तो कि जो पल्स रेट अगर हाई हो जाती है तो वो टेकी में आएगा, टेकिकार्डिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेकिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया अगर पल्स आपकी बिलो 16 है, 16 पर मिनट से कम है अगर, तो वो हो जाएगा आपका ब्रेडिकार्डिया। हाइपरएपनिया का मीन्स आपकी जो रेस्पिरेटरी की जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो आप ज्यादा ले रहे हो या डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, उसको हाइपरएपनिया बोलेंगे। ब्रेडिपनिया मैंने अभी बताया था कि अगर रेस्पिरेटरी रेट अगर 10 से बिलो है तो उसको बोलेंगे ब्रेडिपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
13 नंबर, यू आर केयरिंग फॉर ए विक्टिम विथ ए बर्न हैंड, पुट द हैंड इन कूल वाटर इफ, अगर एक विक्टिम है आपके पास, वो कि उसका हाथ जल गया है, बर्न हैंड है उसका, तो और आपने पुट द हैंड इन कूल वाटर इफ, आप उसको कूल वाटर में कब डालोगे? तो ऑप्शन ए है द बर्न्स आर वेरी डीप, ऑप्शन बी है देर आर बर्न विथ ओपन ब्लिस्टर, द बर्न, ऑप्शन सी है द बर्न आर माइनर एंड नो ब्लिस्टर, ऑप्शन डी है आपका यू शुड पुट द हैंड इन कूल वाटर फॉर ऑल ऑफ एबो। तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि आपको कूल वाटर में आप उनको डाल सकते हो जब ये तीनों कंडीशन होगी। तो अगर डीपली बर्न है, या फिर उसके अंदर ओपन ब्लिस्टर है, या फिर माइनर सा है और कोई भी ब्लिस्टर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस दौरान आप उसको कूल वाटर के अंदर पुट रख सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ यू थिंक अ विक्टिम एज ए सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग। आपको एक विक्टिम मिला है, उसके अंदर सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, क्या सोचने की कोशिश करोगे, या आपके माइंड में क्या आएगा? ऑप्शन ए अप्लाई हीट टू इंजरी एरिया, ऑप्शन बी है कॉल फॉर लोकल इमरजेंसी फोन नंबर फॉर हेल्प, ऑप्शन सी है प्लेस अ विक्टिम इन सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन डी है गिव द फ्लूइड टू रिप्लेस ब्लड लॉस। तो अब आपके अंदर इंटरनली ब्लीड हो रहा है, तो आप उसको हीट अप्लाई नहीं कर सकते वो इंजरी पार्ट को, क्योंकि अगर इंजर्ड पार्ट को अगर आपने हीट दे दिया तो वो वहां से एक्सेसिव हीट होगा। सिटिंग पोजीशन में यहाँ कोई रोल नहीं है, और फ्लूइड रिप्लेस आप इंटरनली ब्लीडिंग में आप मेजर करके नहीं दे सकते हो। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई भी इमरजेंसी लगती है, तो सबसे पहले आपको कॉल करना है इमरजेंसी के नंबर पे, और आपको हेल्प के लिए उसको बुलाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प। क्या करना है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉल फॉर हेल्प। आपको पहले हेल्प के लिए किसी को बुलाना है, उसके बाद आप उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड के अकॉर्डिंग जो भी आपको ट्रीट करना है वो आप ट्रीट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन एन इन्फेंट वेयर वुड यू चेक द पल्स। एक इन्फेंट के अंदर आप पल्स कहां पे चेक करेंगे? तो ऑप्शन ए है इनसाइड द रिस्ट जस्ट अबोव द हैंड, ऑप्शन बी है ऑन द नेक टू राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द वाइंड पाइप, ऑप्शन बी है बिहाइंड द नी कैप, ऑप्शन डी है आपका इनसाइड द आर्म बिटवीन एल्बो एंड शोल्डर। तो जो इन्फेंट है उसके अंदर आप है जो एपिकल पल्स चेक करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनसाइड द आर्म बिटवीन द एल्बो एंड द शोल्डर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन इन्फेंट हु इज चोकिंग यू वुड परफॉर्म। एक इन्फेंट है, एक 1 ईयर का चाइल्ड है, उसके अंदर चोकिंग हुआ है। चोकिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चोकिंग का मीन्स उसको कोई भी फॉरेन बॉडी, क्या हो जाएगा? कोई फॉरेन बॉडी उसके अंदर इंसर्ट हुआ है, या फॉरेन बॉडी की वजह से उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही। क्या हो रहा है? ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको चोकिंग बोलते हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पे स्टक हो जाता है, या किसी वजह से आपके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बोलेंगे चोकिंग। तो अब 1 ईयर का चाइल्ड है जिसको इन्फेंट बोलते हैं, उसके अंदर चोकिंग हो रही है, तो आप क्या परफॉर्म करोगे? ऑप्शन ए हेमलिच मैन्यूअर, ऑप्शन बी सीपीआर, ऑप्शन सी बैक बाउ एंड चेस्ट थ्रस्ट, ऑप्शन डी होल्ड द इन्फेंट अपसाइड डाउन एंड स्ट्राइक बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इन्फेंट के अंदर चोकिंग लगता है, या उसमें लग रहा है आपको कि कोई भी उसको रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है, तो आपको उसको थोड़ा सा हेड लो पोजीशन देके उसकी बैक को बाउ करना है, उसके बैक को थपथपाना है, या फिर आप उसकी चेस्ट को थ्रस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है वो
सॉल्व हो सकती है, या फिर कुछ फॉरेन बॉडी अगर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर है तो वो रिमूव हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक बाउ एंड चेस्ट थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रीथिंग इमरजेंसी में कॉज फ्रॉम। ब्रीथिंग इमरजेंसी में कॉज फ्रॉम, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या ब्रीथिंग इमरजेंसी हो सकती है। तो ऑप्शन ए अस्थमा एंड एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन बी हाइपरवेंटिलेशन, ऑप्शन सी है इंजरी टू ए मसल्स एंड बोन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ ए बोन। तो अस्थमा एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो स्पाज्म हो जाती है, तो उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो उसमें भी आपका जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है। अगर कोई इंजरी हो गई आपके मसल को या बोन को, उसमें भी आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इन तीनों कंडीशन में आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज अनकॉन्शियस नॉट ब्रीथिंग, एक पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है, जो कि ब्रीथ नहीं कर रहा है, नॉट ब्रीथिंग एज ए वीक पल्स नीड्स, ब्रीथिंग नहीं कर रहा है लेकिन उसके अंदर पल्स वीक अभी भी है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है यहाँ पे कि क्या पूछ रहा है। अनकॉन्शियस है, ब्रीथिंग नहीं हो रही है लेकिन पल्स उसकी वीक है, तो उसको आप क्या करोगे? ऑप्शन ए सीपीआर, ऑप्शन बी हेमलिच मैन्युअर, ऑप्शन सी रेस्क्यू ब्रीथिंग, ऑप्शन बी डी है आपका बैक लो एंड चेस्ट थ्रस्ट। तो अब यहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको ब्रीथिंग नहीं हो रही है, पल्स लेकिन उसके अंदर है। अगर यहाँ पे पल्स नहीं होती तो इसका करेक्ट आंसर होता सीपीआर, क्योंकि जहां पे आपको पल्स नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, तो आपको उसको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं और साथ में उसका एयरवे मैनेजमेंट करना है और रेस्पिरेशन देना है। हेमलिच मैन्युअर एक प्रकार का, वही मैंने जो इन्फेंट के अंदर बताया था, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर चोकिंग वगैरह होती है तो उस दौरान अपन जो मैन्युअर यूज करते हैं वो उसको बोलते हैं हेमलिच मैन्युअर, लेकिन ये एडल्ट के अंदर है। और इन्फेंट या चिल्ड्रन के अंदर है तो उसके अंदर बैक बाउ करना है या फिर उनके चेस्ट को थ्रस्ट करना है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। और बैक लो पोजीशन और चेस्ट थ्रस्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, आपको उसको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेस्क्यू ब्रीथ, रेस्क्यूस ब्रीथिंग करनी है आपको, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पल्स है, ओनली अनकॉन्शियस है, ब्रीथिंग नहीं है। तो आपको उसको अच्छे से उसको पोजीशन करना है, उसको बैग एंड मार्क्स से वेंटिलेट करना है, उसको रेस्क्यू ब्रीथ देना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेस्क्यू ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का कौन सा सिम्टम नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए चेस्ट पेन, ऑप्शन डी है रेड हॉट ड्राई स्किन, ऑप्शन सी पेल और ब्लू इन कलर, ऑप्शन डी है प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वार्निंग साइन होते हैं कुछ, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, उसके अंदर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। चेस्ट पेन है जो कि आपके अपर जॉ की तरफ मूव करेगा, पूरे शोल्डर में आपको पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, कंफ्यूजन होगा। लेकिन इसके अंदर कूल और क्लेमी स्किन होती है। कैसी होती है? कूल एंड क्लेमी, केमी और कूल स्किन होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। लेकिन इसमें पूछा है नॉट, कौन सा सिम्टम नहीं है, तो इसके अंदर रेड हॉट और ड्राई स्किन कभी नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड हॉट एंड ड्राई स्किन, जो कि हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है। चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा, पेल और ब्लूइश कलरेशन हो सकता है साइनोसिस की वजह से, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, और उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा, और साथ में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी। उसकी वजह से जो उसकी स्किन है वो कूल हो जाएगी और क्लेमी हो जाएगी, और पेशेंट है जो कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when caring for a victim with bloody nose you would not, अगर कोई विक्टिम है उसकी केयर कर रहे हो आप, उसको ब्लीडिंग नोज हो रहा है, मतलब उसको एपिस्टैक्सिस हो रहा है उसके नेजल से, या उसको ब्लीड हो रहा है, ये ब्लडी नोज है, उसकी आप केयर कर रहे हो, तो यू वुड नॉट, आप क्या चीज नहीं करोगे? ऑप्शन ए, अप्लाई एंड आइस पैक to breathe the nose, apply the pressure the upper lip just beneath nose. Option C है, have the victim sit head tilt and slightly backward while pinching the nostril. Option D है, have the child sit head tilt slightly forward and while pinching the nose. तो अब इसमें पूछ रहा है आपको ऐसे इन ऑप्शन में से देखना है कौन सी चीज है जो आप नहीं करोगे। तो जैसे ही आपको लगता है कि नेजल ब्लीड हो रहा है तो आप उसको सिटिंग पोजीशन देनी है सबसे पहले, और उसको आगे की तरफ झुकाना है, लीन फॉरवर्ड करना है उसको, ताकि कोई भी जो अंदर अगर ओरल कैविटी या नेजल कैविटी का जो भी ब्लड क्लॉट हुआ है वो आपके लंग्स के अंदर नहीं जाए, एस्पिरेशन नहीं हो, आपको कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो इसमें एक में दिया हुआ है स्लाइटली बैकवर्ड करोगे अगर आप उसको सिटिंग पोजीशन में, तो जो भी आपके जो कंटेंट्स हैं, एस्पिरेशन है, वो अंदर चला जाएगा, तो उसकी वजह से दिक्कत होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि आपको स्लाइटली बैकवर्ड नहीं करना है उसको, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए सिम्टम ऑफ शोक, कौन सा ऐसा सिम्टम है जो शोक का सिम्टम नहीं है? ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रस्ट, नोजिया और वॉमिटिंग। ऑप्शन बी है, चेस्ट और एब्डोमिनल पेन और ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ऑप्शन सी है, रेस्टलेस एंड इरिटेबिलिटी। ऑप्शन डी है, रैपिड ब्रीथिंग और रैपिड पल्स। तो शॉक की कंडीशन मैंने बताई थी कि शॉक के अंदर क्या होता है, आपका जो ब्लड टिश्यू के जो परफ्यूजन है वो कम हो जाता है। वो क्यों होता है? आपके बॉडी के अंदर कहीं पे कुछ ब्लीड हुआ है या आपका फ्लूइड लॉस ज्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो ये क्या बोलते हैं, टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर जो डिहाइड्रेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या है, आपका जो पल्स रेट है वो सबसे पहले बढ़ती है। तो पल्स रेट बढ़ने का कारण यही है। और अगर हार्ट को अगर कम मिलेगा, अगर ये कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है इसके अंदर, उसकी वजह से कंफ्यूजन होगा, डिजीनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको देखने को मिलेगी। तो इसका स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट और ये नोजिया वॉमिटिंग इसके अंदर सिम्टम्स में, शॉक के सिम्टम्स में नहीं आते हैं। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है, पेशेंट रेस्टलेस हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर 3 बेसिक स्टेप यू कैन टेक इन इमरजेंसी। आप इमरजेंसी के अंदर कौन से बेसिक स्टेप हैं जो कि आप यूज में लेते हो? ऑप्शन ए, कॉल, चेक एंड केयर। ऑप्शन बी है, चेक, कॉल एंड केयर। ऑप्शन डी, रिकॉग्नाइज, डिसाइड एंड कॉल। ऑप्शन डी है आपका डिसाइड, एग्जीक्यूट एंड कॉल। तो सबसे पहले अगर कोई बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर आपको अगर कोई विक्टिम मिलता है, तो सबसे पहले आपको उसको चेक करना है, उसको शोल्डर को टैप करना है, उसको रेस्पॉन्स चेक करना है कि वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, वो ब्रीथिंग प्रॉपर ले रहा है, नहीं ले रहा है। अगर वो बोलेगा दैट मीन्स उसका एयरवे प्रॉपर है, अगर नहीं बोल पा रहा है दैट मीन्स उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है। देन अगर आपको उसके बाद में लगता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसको लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हो रहा है, तो आपको आपको हेल्प फॉर कॉल करना है, आपको कॉल करना है किसी और अनदर एम्बुलेंस, या आपको कोई भी फर्दर कोई मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर चाहिए तो उसके लिए आपको कॉल करना है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है पेशेंट अरेस्ट में, तो आप उसको कंप्रेशन दे सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट चेक देन कॉल एंड केयर। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं तीनों जो कि आप इमरजेंसी के अंदर फॉलो करते हो। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं।
और मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक था BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिए और रियल में आपको लगता है कि मैंने जो वीडियो बताया है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्प लायक है या आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो आने वाले जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और मैं आशा करूंगा कि मैं आगे अच्छे अच्छे और वीडियो लेके आएंगे हम और आपको सिलेक्शन के पथ पर अग्रसर करेंगे। थैंक यू।